ओपनएआई ने आखिरकार लॉन्च कर दिया है अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल GPT-5। और सच कहूं तो यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एआई की दुनिया में एक नए स्तर की शुरुआत है। आज मैं आपको इसके एक्सट्रीम टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, ऐसे टेस्ट जो सामान्य एलएलएम्स के लिए लगभग नामुमकिन माने जाते हैं। ईमेल राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या रोजमर्रा के काम तो हर मॉडल कर लेता है, लेकिन हम GPT-5 को ऐसे कॉम्प्लेक्स और दिमाग घुमा देने वाले चैलेंज देने वाले हैं जिनमें इसकी असली ताकत सामने आएगी। तो क्या यह वाकई मानव स्तर की इंटेलिजेंस के करीब पहुंच चुका है, या फिर यह सिर्फ एक और हाइप है? आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं इसका फ्री वर्जन ही टेस्ट करने वाला हूं। मुझे पता है कि मेरे लगभग 95% दर्शक भी फ्री वर्जन का ही इस्तेमाल करते हैं, और मैं खुद भी वही इस्तेमाल करता हूं। इस चैनल का मुख्य मकसद भी यही है, आपको ज्यादातर चीजें बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम फ्री में भी चैट GPT-5 का एक्सेस ले पा रहे हैं। जब आप चैट GPT खोलते हैं तो इंटरफेस पर साफ लिखा नजर आता है, इंट्रोड्यूसिंग GPT-5, यानी यह चैट GPT का लेटेस्ट वर्जन ही इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेस्टिंग के दौरान जब मैंने इसका डेली लिमिट हिट किया था तो मुझे यही कंफर्म करने वाला एरर मैसेज मिला था। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने पहले प्रॉम्प्ट की तरफ। एक ऐसा सिमुलेशन बनाएं जिसमें स्क्रीन पर पानी हो और जहां भी मैं माउस से क्लिक करूं वहां से पानी की लहरें, रिपल्स बने। जब मैंने जनरेट पर क्लिक किया तो मॉडल ने लगभग 20 सेकंड तक प्रोसेस किया, जो कि इस तरह के विजुअल और इंटरैक्टिव आउटपुट के लिए काफी अच्छा टाइम है। आउटपुट की बात करें तो एआई ने मेरे प्रॉम्प्ट में जो भी डिटेल दी थी उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। स्क्रीन पर पानी का खूबसूरत सरफेस बना और जैसे ही मैंने कहीं क्लिक किया वहां से बिल्कुल रियलिस्टिक लहरें फैलने लगीं, जिनका मोशन और फैलाव दोनों ही नेचुरल लगे। पानी की रिफ्लेक्शन, लाइटिंग और लहरों के फैलने का स्पीड, सब कुछ इतना बैलेंस्ड था कि यह एक छोटे से गेम या लाइव डेमो जैसा महसूस हो रहा था। कुल मिलाकर यह आउटपुट उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। चलिए अब हम दूसरा प्रॉम्प्ट डालते हैं। ऐसी स्पेस बनाओ जिसमें मैं माउस क्लिक करके छोटे छोटे बॉल्स, प्लैनेट्स बना सकूं। हर बॉल की अपनी ग्रेविटी हो जो दूसरी बॉल्स को खींचे। चलिए अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। इंटरफेस सिंपल लेकिन पावरफुल है। डार्क बैकग्राउंड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और बाईं तरफ एक कंट्रोल पैनल है जहां से मैं अलग अलग पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकता हूं। स्क्रीन पर कई रंग बिरंगे स्फीयर्स फैले हुए हैं जो प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडीज को दर्शाते हैं। ये सभी पहले से ही मोशन में हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं क्योंकि इन पर आपसी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। कंट्रोल पैनल से मैं ग्लोबल ग्रेविटी कांस्टेंट, G टाइम स्टेप, स्पॉन रेडियस, R ट्रेल फेड और मैक्स प्लैनेट्स जैसे सेटिंग्स बदल सकता हूं। एक्सप्लोरेशन शुरू करने के लिए मैं नए ऑब्जेक्ट्स स्पॉन करता हूं। बस कैनवस पर क्लिक करते ही छोटे छोटे नॉर्मल मास वाले प्लैनेट्स बन जाते हैं। अगर मुझे भारी ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं शिफ्ट प्लस क्लिक करता हूं, जिससे बड़े और ज्यादा मास वाले स्फीयर्स बनते हैं। ये भारी ऑब्जेक्ट्स पास के छोटे ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी ओर खींचते हैं। इसके बाद मैं ग्लोबल ग्रेविटी कांस्टेंट, G को एडजस्ट करता हूं ताकि देख सकूं इसका असर सिस्टम पर कैसा पड़ता है। G बढ़ाने से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाती है, जिससे ऑब्जेक्ट्स तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ऑर्बिटल मूवमेंट तेज हो जाता है या टकराव भी हो सकता है। G घटाने पर इंटरैक्शन स्लो हो जाता है और ऑर्बिट्स ज्यादा स्टेबल दिखते हैं। मैं टाइम स्टेप पैरामीटर के साथ भी खेलता हूं। ज्यादा टाइम स्टेप रखने से सिमुलेशन तेज हो जाता है और मैं तेजी से होने वाले बदलाव और मर्ज देख सकता हूं। वहीं कम टाइम स्टेप पर मूवमेंट स्लो और डिटेल में नजर आता है, जिससे ग्रेविटेशनल डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। स्पॉन रेडियस, R भी काफी दिलचस्प है। इसे बढ़ाने पर मैं बड़े और ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं, जो आसपास की बॉडीज के पाथ को ज्यादा प्रभावित करते हैं। घटाने पर छोटे और हल्के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो ज्यादा फ्रीली ऑर्बिट करते हैं। सबसे विजुअली अट्रैक्टिव फीचर ट्रेल फेड है। इसे ऑन करने पर हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे ट्रेल बनती है, जिससे मैं उनके पाथ को आसानी से ट्रैक कर सकता हूं। ट्रेल फेड वैल्यू बदलकर मैं ट्रेल्स की विजिबिलिटी और ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकता हूं, जिससे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को समझना आसान हो जाता है। सिमुलेशन के दौरान कई रोचक चीजें देखने को मिलती हैं। छोटे ऑब्जेक्ट्स बड़े ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर घूमते हैं, जैसे केप्लरियन मोशन में होता है। टकराव होने पर दो ऑब्जेक्ट्स मर्ज होकर बड़े और ज्यादा मास वाले बॉडीज बना लेते हैं, जिनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। कभी कभी सिस्टम बहुत कैओटिक हो जाता है, लेकिन पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करके मैं इसे स्टेबल भी कर सकता हूं या जानबूझकर कैओस पैदा कर सकता हूं।
एक बार मैंने कई छोटे ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक सेंट्रल हैवी बॉडी बनाई। ये तुरंत डोमिनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स बन गई और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स इसके चारों ओर घूमने लगे। जी और टाइम स्टेप को बदलकर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ये ऑर्बिट्स स्टेबल रहें या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे अंदर की तरफ स्पाइरल हो जाएं। कभी कभी मैं कैनवस क्लियर करके नई सिमुलेशन शुरू करता हूं और अलग अलग ऑब्जेक्ट साइज, मास और इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूं ताकि देख सकूं ये ओवरऑल डायनेमिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर यह सिमुलेशन एक मजेदार और एजुकेशनल एक्सपीरियंस है जो मुझे ग्रेविटी, ऑर्बिटल मैकेनिक्स और कोलिजन डायनेमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को इंटरैक्टिव और विजुअल तरीके से एक्सप्लोर करने का मौका देता है। इसे देखना सच में ऐसा लगता है जैसे मैं छोटे पैमाने पर पूरा यूनिवर्स बना और कंट्रोल कर रहा हूं। तो चैट जीपीटी ने इसे भी बहुत अच्छे से जनरेट किया। हर एक चीज उसी ने बनाई, वो भी सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट से। और याद रहे ये हम लोग फ्री प्लान से कर रहे हैं। ट्रूली इंप्रेसिव जनरेशन। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक कपड़े का टुकड़ा, अ पीस ऑफ क्लॉथ, सिम्युलेट करो जो दो कोनों से लटका हो। जब मैं माउस से उसे खींचूं या हवा चलाऊं तो वह बिल्कुल असली कपड़े की तरह व्यवहार करे। और अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। जब मैंने आउटपुट देखा तो एकदम साफ नजर आ रहा था कि एक इंटरैक्टिव क्लॉथ सिमुलेशन चल रहा है, जैसे कोई कपड़ा हवा में लटका हुआ हो और उसका मूवमेंट बिल्कुल असली जैसा लग रहा हो। सबसे पहले मैंने देखा कि कपड़े के ऊपर के दो कोने फिक्स हैं, मानो किसी रस्सी या पोल से बंधे हों, और बाकी का हिस्सा नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के साथ हल्के हल्के झूल रहा है। मैंने माउस से कपड़े के किसी भी हिस्से पर क्लिक करके खींचने की कोशिश की और जैसे ही मैंने एक कोना ड्रैग किया, कपड़ा खिंच गया, बिल्कुल असली कपड़े की तरह। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हुई, हल्के हल्के फोल्ड बने और पूरा मूवमेंट बहुत नेचुरल महसूस हुआ। फिर मेरी नजर स्क्रीन के साइड में मौजूद एक स्लाइडर पर पड़ी जिसका नाम था विंड स्ट्रेंथ। मैंने सोचा चलो थोड़ा हवा डालते हैं। जैसे ही मैंने स्लाइडर को ऊपर किया, कपड़ा हल्के हल्के हिलने लगा और जैसे जैसे विंड स्ट्रेंथ बढ़ाता गया, कपड़ा तेजी से उड़ने लगा, बिल्कुल जैसे तूफान आ गया हो। किनारों पर कपड़ा तेजी से फड़फड़ाने लगा और अंदर के पॉइंट्स भी उसके साथ मूव होने लगे, जैसे खिड़की पर टंगा पर्दा बाहर की तेज हवा में लहरा रहा हो। मैं बार बार विंड को ऑन ऑफ कर रहा था और देख रहा था कि जैसे ही हवा बंद होती है, कपड़ा धीरे धीरे अपनी जगह लौट आता है, घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के साथ खुद को संतुलित करते हुए। एक बार मैंने सोचा चलो इसे और रियल बनाते हैं। तब मैंने एक और सेटिंग देखी, कंस्ट्रेंट इटरेशंस। मैंने इसे बढ़ाया। पहले तो कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से कपड़े को खींचकर छोड़ा, मूवमेंट और स्मूथ हो गया। झटके, जिटर कम हुए और कपड़ा जल्दी अपनी शेप में आ गया। मतलब सिमुलेशन और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। पूरे समय मैं माउस से कपड़े के अलग अलग हिस्सों को मूव कर रहा था, जैसे मैं उसे फोल्ड कर रहा हूं या हवा में उड़ा रहा हूं, और हर बार वह असली कपड़े की तरह रेस्पॉन्ड कर रहा था। थोड़ी स्ट्रेच, थोड़ी ढील और हल्की सी लहरें। कुछ देर बाद मैंने सोचा चलो सब क्लियर करके नया टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश किया और इस बार हवा और ड्रैग दोनों को मिलाकर देखा। देखते ही देखते कपड़ा इतना तेजी से लहराने लगा कि जैसे कोई झंडा तेज हवा में उड़ रहा हो। हर मूवमेंट फ्लूइड था, कोई अननेचुरल ट्रेल नहीं थी और मोशन इतना रियल था कि लग रहा था मैं किसी असली फिजिक्स इंजन के साथ खेल रहा हूं। यह सिमुलेशन न सिर्फ मजेदार है, बल्कि यह समझने का भी बेहतरीन तरीका है कि कपड़े का फिजिक्स कैसे काम करता है। ग्रेविटी, विंड, टेंशन, इलास्टिसिटी सब कुछ मिलकर एक जिंदा कपड़ा बना देते हैं जो हर इंटरैक्शन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इस वाले जनरेशन को भी चैट जीपीटी ने पूरी तरह नेल कर दिया। सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट से एक 3D इंटरैक्टिव क्लॉथ सिमुलेशन बना दिया। यहां हर एक फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा था। बस अगर एनवायरनमेंट थोड़ा और नेचुरल होता तो विजुअल एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता। बट एनीवेज, ये वाकई में बहुत इंप्रेसिव जनरेशन है। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक बॉक्स बनाओ और उसमें 10 अलग अलग साइज की गेंदें डालो। सभी गेंदें ग्रेविटी से नीचे गिरें, एक दूसरे से टकराएं और रियल टाइम में बाउंस करें। और अब हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। जब मैंने कोड रन किया तो साफ दिखा कि एक इंटरैक्टिव फिजिक्स सिमुलेशन चल रही है जिसमें 10 अलग अलग साइज की रंग बिरंगी गेंदें एक बॉक्स के अंदर इधर उधर मूव कर रही थीं। यह सब एक स्मूथ सफेद बैकग्राउंड पर हो रहा था और ऊपर दो स्लाइडर नजर आ रहे थे, एक ग्रेविटी के लिए और एक बाउंसीनेस के लिए। शुरुआत में सभी गेंदें बॉक्स के नीचे की ओर एक सीधी लाइन में कुछ देर के लिए रुकी हुई थीं, लेकिन जैसे ही सिमुलेशन शुरू हुई वे एक दूसरे से टकराने लगीं और ऊपर नीचे उछलने लगीं, जैसे असली फिजिक्स का खेल चल रहा हो। मैंने माउस से ग्रेविटी वाला स्लाइडर थोड़ा ऊपर खींचा और नजारा बदल गया। ग्रेविटी बढ़ते ही गेंदें तेजी से नीचे गिरने लगीं
टक्कर ज्यादा तेज हुई और छोटी गेंदें इतनी जोर से उछलीं कि एकदम ऊपर उड़ गईं, जैसे कोई विस्फोट हो गया हो। इसके बाद मैंने बाउंसीनेस वाला स्लाइडर बढ़ाया। अब हर बार जब कोई गेंद किसी दूसरी गेंद या दीवार से टकराती तो वह स्प्रिंग की तरह उछल जाती, ऊंचाई तक कूदती और उसकी ऊर्जा खत्म ही नहीं होती थी, जैसे कोई टाइट ट्रैम्पोलिन हो जिस पर हर उछाल में पूरा दम लगा हो। फिर मैंने दोनों स्लाइडर्स को साथ में एडजस्ट करना शुरू किया। पहले ग्रेविटी कम और बाउंसीनेस ज्यादा की तो गेंदें धीरे धीरे मूव कर रही थीं, लेकिन बहुत ऊपर तक उछल रही थीं, जैसे चांद पर कोई गेम खेल रहे हों। जब मैंने दोनों को हाई कर दिया तो पूरा सीन पागलपन में बदल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि गेंदें एक दूसरे से टकराकर हर दिशा में उड़ रही थीं, जैसे पूल टेबल पर किसी ने जोरदार ब्रेक मार दिया हो। कभी कभी मैंने पॉज बटन दबाकर गेंदों की पोजीशन को ध्यान से देखा, किस गेंद ने किस तरह मूव किया, और जैसे ही प्ले दबाया सब कुछ फिर से पहले जैसी तेजी से शुरू हो गया। रीसेट करने पर सभी गेंदें वापस नीचे की सीधी लाइन में आ गईं, बिल्कुल वहीं जहां से शुरुआत हुई थी। अंत में मैंने सोचा अब थोड़ा सॉफ्ट सिमुलेशन देखते हैं, तो दोनों स्लाइडर्स नीचे कर दिए। अब गेंदें धीरे और भारीपन के साथ गिर रही थीं, टकराने के बाद बस हल्का सा उछल रही थीं, जैसे कोई धीमी और शांत मूड वाला खेल हो। पूरे समय मैं गेंदों की मूवमेंट को गौर से देख रहा था। छोटी गेंदें बड़ी गेंदों से टकराकर तेज स्पीड पकड़ लेतीं, कोई गेंद कोने में फंसकर लंबे समय तक हिलती रहती, और कभी कभी सभी गेंदें एक साथ एक जगह टकराकर अलग अलग दिशाओं में उड़ जातीं। यह सिमुलेशन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद किसी फिजिक्स इंजन को चला रहा हूं। मजा भी आ रहा था और साथ ही यह भी समझ में आ रहा था कि ग्रेविटी और इलास्टिसिटी असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं और कैसे छोटे से बदलाव पूरे सिस्टम का बर्ताव बदल सकते हैं। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक खिड़की का दृश्य बनाओ जिस पर बारिश की बूंदें गिर रही हों। बूंदें आपस में मिलकर नीचे की ओर बहें। साथ ही माउस से खिड़की पर वाइप करने का इफेक्ट भी जोड़ो। और अब हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इंटरैक्टिव बारिश सिमुलेशन खोलता हूं, मेरी नजर एक गहरे डूबो देने वाले बैकग्राउंड पर पड़ती है जो बरसाती रात का माहौल बखूबी बना देता है। स्क्रीन पर असंख्य सफेद लकीरें नजर आती हैं जो खिड़की के शीशे पर सीधी गिरती हुई बारिश की बूंदों का प्रतिनिधित्व करती हैं और लगातार बहने वाली एक जीवंत धारा का एहसास कराती हैं। ये बूंदें लंबी सफेद धारियों के रूप में दिखती हैं, जैसे पानी की बूंदें कांच की सतह पर फिसल रही हों। हर बूंद अलग अलग गति और कोण पर गिरती है, जिससे सिमुलेशन में एक प्राकृतिक और बेतरतीब सा एहसास आता है। यह विविधता बारिश को असली और गतिशील रूप देती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम वास्तविक जीवन में देखते हैं। इस सिमुलेशन की सबसे मजेदार बात इसकी इंटरैक्टिविटी है। जब मैं कर्सर को लेफ्ट या राइट खींचता हूं तो आप देख सकते हो कि यह हल्के से उन रेनड्रॉप्स को रोक देता है। कंप्लीटली गायब नहीं करता, बट हल्का सा मिटा देता है, जिससे एक रिपल इफेक्ट बनता है और ऐसा लगता है जैसे आप लाइव उस सीन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। जब मैं कर्सर हिलाना बंद कर देता हूं तो नई बूंदें फिर से गिरने लगती हैं, खाली जगह को भर देती हैं और बारिश का लगातार बहाव बनाए रखती हैं। इस तरह एक बिना रुके चलने वाला लूप बनता है जिसमें बारिश जारी रहती है, लेकिन मैं कभी भी उससे खेल सकता हूं। बारिश की बूंदों की फिजिक्स भी असली दुनिया जैसी डिजाइन की गई है। बूंदें सीधी गिरती हैं, लेकिन उनकी गति और दिशा में हल्का सा अंतर होता है, जिससे मूवमेंट प्राकृतिक लगता है। बूंदों के बीच की दूरी रैंडम होती है, जिससे बारिश और असली लगती है। गहरे बैकग्राउंड और चमकती सफेद लकीरों का कंट्रास्ट बूंदों को और भी उभार देता है। गिरती बूंदों की स्मूथ एनिमेशन और माउस मूवमेंट पर तुरंत प्रतिक्रिया एक बेहतरीन डूबो देने वाला विजुअल अनुभव देती है। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल वाला चौराहा इंटरसेक्शन सिमुलेट करें जहां गाड़ियां इधर उधर आ जा रही हों। मुझे एक बटन दें जिससे मैं ट्रैफिक लाइट्स लाल, हरी, पीली को नियंत्रित कर सकूं और देख सकूं कि ट्रैफिक किस तरह प्रतिक्रिया करता है, और फिर जनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इंटरैक्टिव ट्रैफिक इंटरसेक्शन सिमुलेशन खोलता हूं, मेरे सामने एक साफ सुथरा इंटरफेस आता है जिसमें कंट्रोल पैनल और मुख्य सिमुलेशन एरिया को स्पष्ट रूप से अलग किया गया है। बाईं तरफ नॉर्थ साउथ एनएस और ईस्ट वेस्ट ईडब्ल्यू ट्रैफिक लाइट्स को मैन्युअली नियंत्रित करने के लिए बटन है, जबकि दाईं तरफ असली चौराहा दिख रहा है जहां वाहन चलते हैं। सिमुलेशन की शुरुआत में सभी ट्रैफिक लाइट्स लाल होती हैं, जिससे शुरू में कोई भी वाहन नहीं चलता। वाहनों को छोटे बैंगनी रंग के आयताकार रेक्टेंगल्स के रूप में दिखाया गया है जो स्क्रीन के किनारों पर दिखाई देते हैं
और अपनी लाइट हरी होते ही चौराहे में प्रवेश करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहले मैं ट्रैफिक लाइट्स को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करने का फैसला करता हूं। जब मैं NS ग्रीन बटन पर क्लिक करता हूं तो नॉर्थ साउथ ट्रैफिक लाइट हरी हो जाती है, जिससे उत्तर और दक्षिण दिशा से आने वाले वाहन चौराहे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये वाहन बिना किसी टक्कर के आसानी से चौराहे को पार करते हैं। यह दिखाता है कि सही ट्रैफिक प्रबंधन कैसे सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। इसी बीच ईस्ट वेस्ट दिशा का ट्रैफिक लाल बत्ती की वजह से रुका रहता है, जिससे किसी भी तरह का टकराव नहीं होता। इसके बाद मैं ईस्ट वेस्ट दिशा पर ध्यान देता हूं। ग्रीन बटन पर क्लिक करते ही ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक लाइट हरी हो जाती है और पूर्व व पश्चिम दिशा से आने वाले वाहन चलने लगते हैं। साथ ही मैं NS रेड बटन दबाकर नॉर्थ साउथ ट्रैफिक को रोक देता हूं, ताकि दोनों दिशाओं के वाहन एक दूसरे से टकराए बिना निकल सकें। पूरे सिमुलेशन के दौरान मैं बार बार नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लाइट्स को बदलकर देखता हूं कि ट्रैफिक का फ्लो कैसे बदलता है। जब मैं NS लाइट को पीला करता हूं तो उत्तर और दक्षिण से आने वाले वाहन धीरे होने लगते हैं और रुकने की तैयारी करते हैं। लाल होते ही नॉर्थ साउथ ट्रैफिक पूरी तरह रुक जाता है, जिससे ईस्ट वेस्ट दिशा के वाहन सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह EW लाइट को पीला करने पर पूर्व और पश्चिम से आने वाले वाहन धीमे हो जाते हैं और लाल होते ही वे पूरी तरह रुक जाते हैं, जिससे नॉर्थ साउथ ट्रैफिक को प्राथमिकता मिलती है। लाइट्स को मैन्युअली बदलकर और उनके असर को देखकर मुझे यह समझ आता है कि असली दुनिया में ट्रैफिक सिस्टम कैसे काम करते हैं। इसका सहज डिजाइन और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली एनिमेशन इसे शिक्षाप्रद और मजेदार बनाती है। ट्रैफिक प्रबंधन और शहरी योजना सीखने के लिए एक बेहतरीन टूल। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक क्लासिक एस्टेरॉयड्स गेम बनाइए जिसमें बीच में एक स्पेसशिप हो जो घूम सके और शूट कर सके। स्क्रीन पर लगातार एस्टेरॉयड्स आते रहें जिन्हें शूट करके तोड़ना होगा और फिर जनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इंटरैक्टिव एस्टेरॉयड्स गेम सिमुलेशन खोलता हूं, मेरे सामने एक क्लासिक काली स्क्रीन आती है जो अंतरिक्ष की विशालता का एहसास कराती है। इंटरफेस साफ और सीधा है, जिसमें ऊपर की ओर जरूरी कंट्रोल्स और जानकारी दिखाई देती है। स्क्रीन के बिल्कुल बीच में एक छोटा त्रिकोण आकार का स्पेसशिप है जो खिलाड़ी के जहाज का प्रतीक है। चारों ओर बड़े अनियमित आकार के एस्टेरॉयड्स अलग अलग दिशाओं में तैर रहे हैं, जो एक गतिशील और चुनौतीपूर्ण माहौल बनाते हैं। स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में स्कोर 0 साफ साफ दिखते हैं, जो मेरी प्रगति और बाकी मौकों की जानकारी देते हैं। इसके नीचे कंट्रोल्स की निर्देशिका दी गई है। बाएं तीर और दाएं तीर स्पेसशिप को घुमाने के लिए, ऊपर तीर गति बढ़ाने के लिए, स्पेस बार गेम को पॉज करने के लिए। मैं सबसे पहले एरो कीज से स्पेसशिप को घुमाता हूं ताकि वह उस दिशा में मुड़ जाए जहां मैं चलना या शूट करना चाहता हूं। ऊपर तीर दबाने पर स्पेसशिप आगे की ओर तेजी से बढ़ता है, जिससे मैं एस्टेरॉयड फील्ड में नेविगेट कर सकता हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, मैं सावधानी से निशाना साधता हूं और स्पेस बार दबाकर आने वाले एस्टेरॉयड्स पर गोलियां चलाता हूं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, गोली चलाने का फंक्शन भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर मुझे लगा कि इसने मेरे प्रॉम्प्ट को पूरी तरह से सही तरीके से फॉलो नहीं किया। बाकी सब ठीक से काम कर रहा है, बस गोली चलने का फीचर काम नहीं कर रहा। पूरे गेम के दौरान मुझे ध्यान रखना होता है कि किसी भी एस्टेरॉयड से टक्कर न हो। अगर स्पेसशिप टकरा जाता है तो एक लाइफ कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब मैं गलती से एक एस्टेरॉयड से टकराता हूं तो लाइव्स 2 से घटकर 8 हो जाती है, जिससे मुझे और सतर्क रहना पड़ता है। यह इंटरैक्टिव एस्टेरॉयड्स गेम आधुनिक वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्लासिक आर्केड अनुभव को बखूबी दोहराता है। साफ डिजाइन, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले कंट्रोल्स और डायनामिक गेम प्ले मिलकर इसे न केवल मनोरंजक बल्कि नॉस्टैल्जिक भी बनाते हैं। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक क्लासिक ब्रेकआउट गेम बनाइए जिसमें नीचे एक पैडल हो, ऊपर ब्रिक्स और बीच में एक बॉल हो। बॉल को पैडल से बाउंस कराते हुए सारी ब्रिक्स तोड़नी हो और फिर जेनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इंटरैक्टिव ब्रेकआउट गेम सिमुलेशन खोलता हूं, मेरे सामने एक क्लासिक आर्केड स्टाइल इंटरफेस आता है जिसमें डार्क बैकग्राउंड रंगीन ब्रिक्स और पैडल को उभार देता है। स्क्रीन के ऊपर की तरफ कई पंक्तियों में ब्रिक्स लगी हैं, नीचे एक पैडल है और उसके ऊपर एक छोटी बॉल खेल शुरू करने के लिए तैयार है। गेम की शुरुआत में स्कोर 0 और लाइव्स ऊपर बाएं कोने में साफ साफ दिखाई देते हैं। इसके नीचे कंट्रोल्स की जानकारी दी गई है। बाएं तीर और दाएं तीर पैडल को बाएं या दाएं ले जाने के लिए,
स्पेस गेम शुरू करने या पॉज करने के लिए, रीसेट गेम दोबारा शुरू करने के लिए। स्क्रीन के सबसे नीचे क्षैतिज पैडल है जिसे खिलाड़ी नियंत्रित करता है। पैडल के ठीक ऊपर एक छोटी पीली बॉल रखी है जिसे लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। शुरू करने के लिए मैं स्पेस दबाता हूं जिससे बॉल ऊपर की ओर जाती है। बॉल दीवारों और पैडल से टकराकर उछलती रहती है और ऊपर लगी ब्रिक्स को हिट करने की कोशिश करती है। जब बॉल किसी ब्रिक से टकराती है तो वह ब्रिक गायब हो जाती है और मेरा स्कोर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब मैं एक ब्रिक तोड़ता हूं तो स्कोर 0 से बढ़कर 10 हो जाता है, फिर 20 और इसी तरह आगे बढ़ता है। पूरे गेम के दौरान मैं पैडल को सही पोजीशन पर लाने के लिए कंट्रोल्स का इस्तेमाल करता हूं। बाएं दाएं एरो कीज दबाकर पैडल को आसानी से क्षैतिज दिशा में हिलाता हूं ताकि बॉल को सही से हिट किया जा सके। बॉल पैडल से टकराकर ऊपर की ओर जाती है और ब्रिक्स को हिट करती रहती है। हर हिट के बाद ब्रिक टूट जाती है और स्कोर तुरंत बढ़ जाता है। जब गेम का पल बहुत तेज हो जाता है तो मैं स्पेस दबाकर पॉज कर देता हूं। पॉज करने से सारी मूवमेंट रुक जाती है जिससे मैं स्थिति को समझ सकता हूं और अगली चाल की योजना बना सकता हूं। गेम मेरी हर कमांड पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है जिससे अनुभव स्मूथ और मजेदार बनता है। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। एक पार्टिकल सिस्टम बनाइए जो मेरे माउस कर्सर को फॉलो करे। जब मैं क्लिक करूं तो पार्टिकल्स एक एक्सप्लोजन की तरह फैलें और अपने रंग बदलें और फिर जेनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इंटरैक्टिव पार्टिकल कर्सर फॉलोवर सिमुलेशन खोलता हूं, एक डार्क कैनवस नजर आता है जो इन चमकदार पार्टिकल इफेक्ट्स के लिए एकदम सही बैकग्राउंड बनाता है। इंटरफेस बेहद मिनिमल है। ऊपर बाईं ओर एक छोटा सा टेक्स्ट ओवरले दिखाई देता है जिसमें मौजूदा एक्टिव पार्टिकल्स की संख्या लिखी होती है, जैसे पार्टिकल कर्सर 0 पार्टिकल्स। शुरुआत में स्क्रीन पूरी तरह खाली होती है, सिर्फ डार्क बैकग्राउंड और पार्टिकल काउंट नजर आता है। नीचे दिए गए निर्देश बताते हैं, मूव माउस टू स्पॉन, क्लिक टैप फॉर एक्सप्लोजन प्लस कलर चेंज। जैसे ही मैं माउस को स्क्रीन पर हिलाता हूं, हरे रंग के पार्टिकल्स की एक स्मूथ फ्लोइंग ट्रेल मेरा पीछा करने लगती है। उदाहरण के लिए, जब मैं कर्सर को घुमावदार अंदाज में खींचता हूं तो पार्टिकल्स एक खूबसूरत आर्क बनाते हैं जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। ये पार्टिकल्स छोटे, गोल और समान दूरी पर होते हैं जिससे यह एक सतत प्रवाह जैसा दिखता है। पार्टिकल्स तुरंत अपनी पोजीशन को कर्सर की मूवमेंट के अनुसार एडजस्ट करते हैं। तेज मूवमेंट पर ट्रेल अधिक डेंस हो जाती है जबकि धीमी मूवमेंट पर पार्टिकल्स अधिक फैले हुए नजर आते हैं। यह रिस्पॉन्सिवनेस पूरे सिस्टम को जिंदा और यूजर की हर क्रिया के प्रति संवेदनशील महसूस कराती है। जब भी मैं माउस क्लिक करता हूं, कर्सर की लोकेशन पर पार्टिकल्स का एक धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है जो चारों ओर फैल जाता है। जैसे एक क्लिक के बाद पार्टिकल्स की संख्या अचानक बढ़ जाती है, मान लीजिए 200 से सीधे 400 तक, जो ऊपर बाईं ओर काउंट में नजर आता है। यह विस्फोट सिस्टम को डायनामिक और रोमांचक बना देता है। हर क्लिक पर पार्टिकल्स का रंग भी बदलता है। शुरुआत में ये हरे होते हैं, लेकिन क्लिक करने पर ये नीले, पर्पल, लाल और कभी-कभी मल्टी कलर बर्स्ट में बदल जाते हैं। यह कलर शिफ्ट विजुअल वैरायटी और एक्साइटमेंट बढ़ाता है जिससे हर इंटरैक्शन यूनिक बनता है। तो इसी के साथ मेरा ये टेस्टिंग यहीं एंड होता है। GPT-5 के फ्री प्लान में आपको वो हाई लेवल आउटपुट नहीं मिलेगा जो प्रो यूजर्स को मिलता है, बट जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया, आप इससे कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी कर सकते हो। जितने भी टेस्ट मैंने किए हैं, अगर आप लोगों को इसमें कहीं कोई फ्लो लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना। और फ्री प्लान के हिसाब से ये सारे टास्क्स का आउटपुट वाकई में काफी इंप्रेसिव था। मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा। OpenAI ने GPT-5 के 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं, GPT-5 Pro और GPT-5 बेसिक। फ्री वर्जन में आपको GPT-5 बेसिक का एक्सेस मिलेगा। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं इसका बेंचमार्क रन कर रहा हूं। GPT-5 Pro ज्यादातर केसेस में GPT-5 से बेटर है। अगर आपको एडवांस्ड लेवल टास्क्स करने हैं तो आप ChatGPT का प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट डे टू डे कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए ये फ्री वाला वर्जन भी काफी पावरफुल है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल AI गुरुजी पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और AI की दुनिया में जो भी नया चल रहा है उसकी अपडेट लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।